गुड इवनिंग आप सभी को। तो चर्चा करते हैं आज के नए दार्शनिक के रूप में माता सावित्रीबाई फुले के बारे में। प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका जिन्होंने महिलाओं को आज पढ़ने के लिए इस स्तर पर लेकर आई। आज महिलाएं जो बहुत बड़े स्तर पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और यहाँ तक कि उनसे आगे कई क्षेत्रों में अपने सफलता के परचम लहरा रही है, उन सभी स्थितियों में सावित्रीबाई फुले जी ने जब पहला नींव का पत्थर रखा या पहला मील का पत्थर रखा, उसी के बदौलत आज महिलाएं यहाँ तक पहुंच पाई है। इस कारण से इनको कहा जाता है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। तो शुरुआत करते हैं इनके महत्वपूर्ण कथन से कि एक शिक्षित स्त्री ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है। क्या कहती है ये कि एक सशक्त और शिक्षित स्त्री ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है। अगर ऐसा है, खुद कहती है कि एक सभ्य और शिक्षित स्त्री ही एक सशक्त और शिक्षित स्त्री ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, तो शिक्षा पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को कहा इन्होंने, शिक्षा पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए, इसलिए उठो और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दो और शिक्षा के लिए संघर्ष करो। ये महिलाओं के लिए इन्होंने कही है। यहाँ तक कि दूसरी कथन में इन्होंने ये भी कहा है बेटियों के लिए कि बेटी को विवाह करने से पहले उसे शिक्षित करो, शिक्षित बनाओ, ताकि वह अच्छे और बुरे में फर्क समझ सके। यानी कि उसके अंदर एक शब्द में कहें तो विवेक जगाओ। अच्छे बुरे का फर्क तभी तो आएगा जब वो विवेक व्यक्ति का जागृत होगा। तो विवेक जागेगा तो अच्छे बुरे में फर्क व्यक्ति को महसूस होगा कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है। तो बेटी को पढ़ाने से पहले, बेटी की विवाह से पहले पढ़ाओ, ये उन्होंने कहा है। तो पढ़ाना जरूरी है। और आज इन्हीं के प्रयास है कि जब इन्होंने प्रयास किए तो कुछ बेटियां, कुछ महिलाएं पढ़ी, और आज आप देखो कि भारत में महिलाओं को शिक्षा का बराबर का अधिकार है आज। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले जी की जो भी विचार हैं, प्रासंगिकता रखते हैं, उनके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। कहाँ कहाँ पर इनके विचार आज प्रासंगिक है समाज में। चलिए जीवन परिचय की बात करें थोड़ा सा, तो सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 1832 में, एक मिनट, जन्म 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ठीक है भाई, सतारा जो जिला है महाराष्ट्र का, वहां पर एक जगह है नया गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पिता खदोंजी नेवसे थे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई। इतना महत्वपूर्ण नहीं है पिता और माता का नाम, बस ये ध्यान रखना है इनका विवाह किनसे हुआ था। ज्योतिबा फुले, ये भी भारत के प्रसिद्ध शिक्षकों में और बड़े समाज सुधारक है, महात्मा ज्योतिबा फुले। चलिए, इन्हीं के प्रयास थे कि इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो दूसरों को भी पढ़ा सकें। यानी कि पति हो तो ज्योतिबा फुले जैसे। और आजकल के पति कुछ अच्छे, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं महिलाएं पढ़ लिख करके क्या करेंगी। और ये वो व्यक्ति थे, उस समय की बात है, आज से 2 सदी पूर्व की बात हो गई होगी, 1 सदी पूर्व की बात हो गई होगी, 2 सदी पूर्व की बात हो गई होगी। 2 सदियों पूर्व संघर्ष कर रहे थे अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए। सीख लेने चाहिए आजकल के पतियों को। तो मैंने देखा है अपने जीवन काल में कई सारी, एक दो अपवाद समाज में होते हैं कि कुछ महिलाएं अगर शिक्षित हो गई तो कुछ लोग उल्टा सीधा कह देते हैं। एक घटना है भी एसडीएम के लेकर को कि नौकरी लग गई तो पति को छोड़ दिया, इस टाइप का। सभी ऐसा नहीं होते हैं, और उसके आधार पर आप अपनी सह भागी, या जिसको बोलेंगे कि अपनी पत्नी को आप विश्वास खो रहे हो ऐसी परिस्थिति में कि यार अपनी, ये भी होगा, कोशिश करनी चाहिए। उनके भी जीवन है, उनका भी सपना है, उनको भी बेहतर शिक्षा मिले, प्रयास करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए अगर वो आगे पढ़ना चाहती हैं तो। पर
समाज की कई बार मामलों में रूढ़िवादी सोच होती है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर यह महसूस किया है कि 100 में से लगभग 90% मामले ऐसे होते हैं जब महिलाओं की शादी हो जाती है उसके बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है। 10% पति ऐसे रहते हैं जो अपवाद स्वरूप उनको पढ़ाते हैं, वो बहुत बेहतर इंसान होते हैं, और हर कोई महिला ऐसी नहीं होती भाई, जाहिर सी बात है ना। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और उस समय की बात है जब संघर्ष कर रहे थे। आजकल इतना संघर्ष आपको नहीं करना पड़ता जो ज्योतिबा फुले जी ने किया था। देखें, पढ़ना कभी इनके जीवन की कहानी, पढ़ाने के लिए बेटियों को विशेष कर देखना चाहिए सावित्रीबाई फुले के जीवन की कहानी, कि बेटियों को पढ़ाने के लिए कितनी जिल्लतें झेली इन्होंने। यहाँ तक कि लोगों ने गंदगी, गोबर, कीचड़, तमाम प्रकार की और भी बुरी बुरी, बता नहीं सकते ऐसी चीजें उठा करके महिलाओं ने ही इनके ऊपर फेंकी कि आप महिलाओं को क्यों पढ़ा रही हो। समाज के पुरुषों ने तो फेंकी, उस समय के जो तत्कालीन लोग थे, पर महिलाओं ने भी फेंकी कि तुम हमें क्यों पढ़ा रही हो। और आज उनको शिक्षा का महत्व समझ में आया, इन्होंने संघर्ष किया, और आज पढ़िए कभी इनके संघर्ष को, तभी आपको समझ में आएगा कि ये अधिकार इतना आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बड़ा संघर्ष लगा है, कई लोगों का जीवन लग गया। ठीक है भाई, तो बात करते हैं इनके बारे में। शिक्षा ग्रहण करी और फिर बाद में महिलाओं को पढ़ाने का प्रयास किया, और बाद में इन्होंने कई सारी संस्थाओं में अपना योगदान दिया और नई संस्थाएं भी खोली, है ना। नॉर्मल स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त करी एक अमेरिकी मिशनरी की सहायता से। फिर पढ़ाई करके इन्होंने क्या किया, कई महिलाओं को पढ़ाया, शिक्षित किया। वो कहानी थोड़ा बीच बीच में जानते रहेंगे, आप इनकी कहानी को पढ़ें अलग से। आज हम इनके विचार जानेंगे, क्या इनका योगदान था। तो आधुनिक भारत की प्रथम क्रांतिकारी महिला कवित्री और लेखिका थी ये। कविता का प्रथम संग्रह काव्य फुले था। क्या था? फुले, जो 1854 में प्रकाशित हुआ। दूसरी कविता थी 52 कसी, है ना, सुबोध, रत्नाकर नाम की थी, ठीक है, जो 1892 में आई। और इनका प्रसिद्ध निवेश कर्ज महत्वपूर्ण था, है ना, मतलब प्रसिद्ध कर्ज जो था वो बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, निवेश कर्ज। और रचनाओं में स्त्री पुरुष समानता, भेदभाव ना हो, इन पर इन्होंने काम किया, अन्याय ना हो, इन मुद्दों पर भी इन्होंने कई सारा लेख लिखे। और इस चीज का ये घोर विरोधी थी, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और असमानता। इन्होंने इनको काफी क्रिटिसाइज किया। ब्राह्मणवाद क्या होता है? एक वर्ग विशेष को ज्यादा विशेष अधिकार दे देना और एक बाकी लोगों को कम अधिकार दे देना, ये ब्राह्मणवाद है। मनुवाद क्या है? व्यवस्थाओं में कुछ वर्ग को ज्यादा महत्व दे देना, कुछ आडंबरों को ज्यादा ही झेलते रहना, कुछ ऐसी बुराइयां जैसे कि उस समय पे भी सती प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, तो सती प्रथा भी उस समय पे बड़ी संघर्षरत थे। तो तमाम प्रकार की ऐसी आडंबर वाली विरोधियां जो मानव के विकास को रोके, उन चीजों का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो इसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साहित्य जगत में इनका योगदान हो गया। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में इनका योगदान क्या है। महाराष्ट्र में उस समय पे 1897 में प्लेग फैला था, आपको भी शायद याद है, चापेकर बंधु हत्याकांड 1897, याद होगा आपको। चापेकर बंधुओं ने रैंड एंड एमस्ट की हत्या कर दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने लेख लिखे थे, बाल गंगाधर तिलक को सजा हो गई थी 6 साल की। उस समय पे बड़ा भयंकर प्लेग फैला था। तो उस समय पे जब इनको पता चला कि प्लेग से कई लोग पीड़ित थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने बेटे के साथ में, यशवंत राव के साथ में मिलकर के एक अस्पताल खोला। उस समय के जो तत्कालीन दलित समाज के जो लोग थे, जिनको छुआछूत करते थे उस समय के जो बाकी अस्पतालों में, तो उनको उन्होंने क्या क्या इलाज किया, और इलाज करने के दौरान ध्यान नहीं रखा, तो इस कारण इनको भी प्लेग हो गया, और प्लेग की वजह से इनकी मौत हो गई। लोगों की सेवा करते करते शहीद हो गई। जीवन हो तो ऐसा। देखो भाई, शिक्षा में योगदान की बात करें तो थोड़ा ऊपर उठा ले। सावित्रीबाई फुले ने अपनी शिक्षा पश्चात वो रुकी नहीं, और अपनी बुद्धि व शिक्षा का उपयोग महिलाओं को शिक्षित करने के लिए किया। क्या कहा महिलाओं को? एक महिला केवल घर के काम करने के लिए ही या फिर पुरुषों के अत्याचार सहने के लिए नहीं बनी है, वो पुरुषों से भी बेहतर कार्य करने के लिए पैदा हुई है। ये इनके कथन थे जो महिलाओं को आज भी मोटिवेट करते हैं। तो
खुद पढ़ लिख करके ऐसा ही नहीं कि रुक गई, अब रुकना नहीं है, मैं पढ़ गई तो मैं बाकी और अपनी बहनों को पढ़ाऊंगी। और अपनी पति के सहयोग से, और एक और महिला थी फातिमा शेख, इनके साथ मिलकर के इन्होंने 1 जनवरी 1848 में पुणे में भिंडेवाड़ा में एक विद्यालय खोला। लड़कियों के लिए माना जाता है कि ये पहला विद्यालय था, प्रथम महिला विद्यालय था ये। ठीक है। और इसकी खुद की प्राचार्य उन्होंने खुद बनी, और बड़ा संघर्ष था। जब ये पढ़ाने जाती थी ना, तो रास्ते में महिलाएं इनके ऊपर कीचड़ उठा करके फेंक देती थी, गोबर उठा के फेंक देती थी, यहाँ तक कि कई बार तो गंदगी भी उठाकर फेंक देती थी, लैट्रिन भी उठा करके फेंक दिया करती थी। फिर भी इन्होंने पलट करके उनको कुछ नहीं कहा, लड़ी नहीं, उनसे भिड़ी नहीं, सहती गई। अपने थैले में साड़ी रख करके, एक एक्स्ट्रा साड़ी रख करके जाती थी। जब लोग इनके ऊपर फेंक देते थे, कुछ महिलाएं तो थूकती थी, गोबर कीचड़ कुछ भी उठा कर डाल देती थी, साड़ी रख करके ले जाती थी बैग में, वहां जाकर के नई साड़ी चेंज करके फिर पढ़ाती थी। संघर्ष हो तो इनके जैसा महिलाओं को पढ़ाने के लिए। आज वास्तव में वो संघर्ष ना होता तो कई महिलाएं अशिक्षित नहीं होती। पढ़े, इनके जीवन से सीख लें। इनको, किसी भी महापुरुष को जातिवाद धर्मवाद में ना बांधे, उनसे अच्छी सीख ली जा सकती है, किसी के कहने से बहकावे में ना आए। किसी भी महापुरुष से अच्छी सीख ली जा सकती है। महापुरुष जैसे कहते हैं ना, भगवान सबके होते हैं, महापुरुष भी सबके होते हैं, किसी के नहीं होते। महापुरुष सबके लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है। भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, और सामाजिक समर्थन के बजाय आलोचना मिली। लोगों ने आलोचना करी अच्छी चीज की। गांधी जी भी कहते हैं ना, अच्छी चीज की पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, पहला चरण, पहले लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर दूसरा चरण वो आपका विरोध करेंगे, तीसरा चरण आप का सहयोग करेंगे। पहले आपको ध्यान नहीं देंगे, दूसरा आपका विरोध करेंगे, तीसरा भिड़ सकते हैं, बहुत बड़ी बात हो सकती है, रोक सकते हैं, रुकावटें डालेंगे, और फिर एक समय बाद आपको स्वीकार कर लेंगे। तो ध्यान रखना है। इनको भी आलोचना ही मिली थी स्टार्टिंग में, बाद में कई लोगों ने निंदा की, पर विचलित नहीं हुई, लगी रही, ट्रस्ट की स्थापना की। और ये कुछ और भी स्कूल थे, जैसे कि द नेटिव फीमेल स्कूल पुणे तथा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ मदर्स की इन्होंने स्थापना करी। लड़कियों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, बेहतरीन कार्य किया, और निरंतर संघर्ष करती रही। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे कई सारे विषयों को उन्होंने पढ़ाया। 18 शैक्षणिक संस्थान खोले। सोचो, 18 शैक्षणिक संस्थान महिलाओं के लिए, और लड़कियों को शिक्षित किया। कुछ व्यक्ति अच्छे भी थे, उस्मान शेख, उनके मदद से और महिलाओं को एजुकेटेड किया, और प्रयास करते रहे। याद रखना, इनकी पत्नी फातिमा और जो उस्मान शेख थे, उनका भी बड़ा योगदान था इनकी सहायता करने में, तो उनका भी पूछा जाए तो आप बताइएगा। ठीक है भाई। और समाज को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। महिला उत्थान के लिए केवल यही नहीं, इनके पति ज्योतिबा फुले भी महिलाओं को पढ़ाने के लिए ये प्रयास करते रहे। लेकिन उस समय पे क्या है कि अगर महिलाओं को वो पढ़ाते तो कई बार लोग विरोध कर देते। अब ये महिला होने के नाते ये महिलाओं को पढ़ा सकती थी, इसलिए इन्होंने प्रयास किया। तो पहले इनके पति ने इनको पढ़ाया, ज्योतिबा फुले ने, फिर इन्होंने महिलाओं को पढ़ाया, प्रयास किया, संघर्षरत रही, निरंतर आगे बढ़ती रही। ये इनका जीवन का संघर्ष था भाई। और आज आप देखो, महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के अधिकारों की बात करी, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ी, महिलाओं के अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए इन्होंने बहस करी, कई सारे प्रयास किए। और 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना भी करी, जिसमें उन्होंने कई सारी अधिकारों संबंधी मुद्दे उठाए कि महिलाओं को अधिकार होना चाहिए। कहा था ना भी स्टार्टिंग में, मैंने कथन कहा था आपको कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। शादी से पहले भी बेटियों को शिक्षित हो, ताकि अच्छा बुरा समझ सके। जाहिर सी बात है, अगर बेटियां शिक्षित रहेंगी तो बहुत सारी बुराइयों का आज वो विरोध कर सकेंगे, मुखर रूप से विरोध कर पाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्ति, जैसी सती प्रथा, विवाह, बाल विवाह वगैरह, यहाँ पर बाल विवाह कर लेंगे आप लोग, बाल विवाह,
इसका खुल करके इन्होंने विरोध किया, जागरूकता कार्यक्रम चलाए, विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने फोकस किया, कई सारी विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया। यहाँ तक कि इतना संघर्ष किया इन्होंने कि उस समय पे जो अछूत महिलाएं या विधवा महिलाओं को क्या माना जाता था, समाज में तज्जे माना जाता था। विधवा महिलाओं को लोग छूने से भी डरते थे कि उनकी बुरी छाया, काली छाया उनके ऊपर ना पड़ जाए। ऐसी ऐसी घटिया प्रथाएं हमारे समाज में मौजूद थी। अब कई बार मान लो कोई विधवा महिला गर्भवती रही होगी, और मान लो कोई महिला गर्भवती रहो, इसका पति मर गया हो, और विधवा को तो समाज त्याग देता था। अब वो महिला का क्या होगा, या तो अपनी जान दे दे, तो ज्यादातर महिलाएं तो जान दे देती थी। सती प्रथा तो फिर प्रयास किया रोका जाए। तो विधवाओं महिलाओं को जो रहता ना प्रसव, वो भी इन्होंने करवाए, अस्पताल खोले, वहां पर विधवा महिलाओं को, समाज में त्याग दी गई महिलाओं को इन्होंने शरण दी, अछूत महिलाओं को इन्होंने प्रसव करवाए, उनके बच्चों की देखभाल करी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े योगदान थे, बड़ा संघर्ष किया, ये इन्होंने प्रयास किए। ऊपर उठाए तो महिला सशक्तिकरण का भी इन्होंने भरपूर संघर्ष किया। आगे आप देखोगे जो भी भ्रूण हत्याएं होती थी उस पर भी इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया है। और जो भी नवजात शिशु और कन्याओं की जो हत्या हो जाती थी उस समय पे आपको पता है बहुत बुरी बुरी प्रथाएं प्रचलित थी। तो उस समय पे एक बड़ी प्रथा आज भी समाज में कुछ जगह पे प्रचलित है, जिसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। जो गर्ल चाइल्ड रहती है उसको आज भी लोग हत्या कर देते हैं। पता चल जाता है कि या तो अभी तो यहाँ तक की मशीनें बन गई कि गर्भ में भी पता चल जाता है कि लड़का होगा या लड़की। तो कई लोग तो पता करवा करके अवैध तरीके से उसको क्या कर देते हैं, गर्भ में ही मरवा देते हैं। तो उस समय पे भी ये प्रथा थी, जन्म होने के बाद भी मरवा दिया जाता था। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किए, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, इनको समस्याओं को समाप्त किया। जो भी गर्भवती महिला थी, बलात्कार से पीड़ित महिलाएं थी, बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को भी त्याग दिया जाता था। तो उनके बच्चों को भी उन्होंने प्रसव पीड़ा के लिए मतलब प्रसव करवाने के लिए, लालन पालन के लिए एक आश्रम खोला 1863। ठीक है भाई, तो ये याद रखना। और क्या किया, दलित उत्थान के संबंध में कई सारे महत्वपूर्ण अभियान इन्होंने चलाए। सामाजिक कार्य करने के लिए उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने 24 सितंबर 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। एक समिति बनाई और जिसमें उनका कार्य यही था कि बुराइयों का विरोध करना, आडंबर कुरीतियों का विरोध करना, सत्य को जानना। सत्यशोधक का मतलब था सत्य को शोध करना, सत्य को जानना कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, उनके बारे में जानना। तो उन्होंने जो भी चीज उनको बुरी लगी उन्होंने उसका विरोध किया, चाहे वो ग्रंथ हो, वो सारी चीजें। और दलितों को शोषण से बचाया और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए ये सत्यशोधक समिति काम करती थी। निष्कर्ष की बात करें कि भाई सावित्रीबाई फुले ने निष्कर्ष तक क्या किया। अब इतनी सारी बातें बताने के बाद तो जाहिर सी बात है कि निष्कर्ष बताने का कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। आप सबको पता है उनका योगदान अद्वितीय था। ठीक है, फिर भी एक निष्कर्ष पे बात कर लेते हैं ना। ऊपर उठाए थोड़ा सा निष्कर्ष में, बस 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 निष्कर्ष। सावित्रीबाई फुले उनके पति ज्योतिबा फुले में आधुनिक समाज यानी कि आधुनिक भारत की कल्पना, जैसे कि समानता की बात करें, शिक्षा की बात करें, इनके आधार पर की आज भी फलीभूत वह हो रहा है। इससे गरीब, दलित, महिलाएं, लड़कियां आज भी सम्मान प्राप्त कर रही है, शिक्षा प्राप्त कर रही है और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार आज भी प्राप्त कर रहे हैं। समाज में जो भी छुआछूत और भेदभाव की भावना थी वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पर शुरुआत किसने करी? अगर सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इतने संघर्ष नहीं करती तो आज की हमारी महिला जो बहनें हैं, बेटियां हैं छोटी छोटी, और जो भी महिलाएं आज संघर्ष कर रही है, बहनें हैं, तो वो आज इस लेवल पर नहीं हो पाती। तो इनका संघर्ष, इनका योगदान अविस्मरणीय है। छुआछूत का ही विरोध नहीं किया, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह भी करवाया, कन्या भ्रूण हत्याओं को रोका, बाल विवाह को समाप्त करने का प्रयास किया, समाज में तज्जित महिलाओं को एक नई राह दिखाई। और इन्हीं के प्रयास थे कि आज हमारी माता बहनें,
हमारे साथ हर क्षेत्र में बढ़िया बेहतर प्रयास कर रही है। तो सावित्रीबाई फुले का योगदान आज समाज में भुलाया नहीं जा सकता। हमें इनके विचारों को आज की जो महिलाएं हैं उनको संघर्ष के रूप में सुनाना चाहिए कि भाई जो भी लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती उनको बताना चाहिए कि वो तो उस समय पे उस संघर्ष के साथ में पढ़ी, आपके सामने तो बढ़िया सुविधाएं हैं, आज आप पढ़ सकते हो, अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। विवेक जगाता है आपको, शिक्षा आप में विवेक पैदा करती है और विवेक से आपको सही गलत का पता चल जाता है। कैसे? यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। क्या बोला यूपीएससी ने कि विवेक सत्य को खोज निकालता है, खोज निकालता है। अब विवेक कहां से आता है? कहां से आता है विवेक? शिक्षा से। एक शब्द है शिक्षा। शिक्षा ही है जो व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा करती है, अच्छे बुरे का बोध कराती है। और अच्छी बुरे का बोध होना और अच्छे को चुनना ही विवेक है। और विवेक से ही सत्य का पता चल पाता है। विवेक सत्य को खोज निकालता है। यूपीएससी के द्वारा निबंध पूछा जा चुका है ये 1000 शब्दों में। तो यही है, विवेकशील बनो, बहकावे में ना आए, शिक्षित बनो, मजबूत बनो। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक में, नए दार्शनिक के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।